ओके बच्चों, यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 7। कुछ खाते पीते रहिए ताकि आप बोर ना हो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 7। देखो बच्चों, क्या होता है, आपको एक वर्ड पहले से भी पता होगा, वो आपके लिए नया नहीं है। उससे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम। आपको मैं रिकॉल कराता हूँ, आपने ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा है। जब आप क्लास 10th में थे तो आपके पास एक टॉपिक था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह आपको बताया जाता था, और वहीं पे आपके आसपास आता था कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यूनिक सॉल्यूशन, ये सारी बातें उस समय आती थी। तो बच्चों, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं? अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा कंसिस्टेंट है, दैट मींस उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, और वो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो बच्चों, इस वर्ड को क्लियर करने की कोशिश करो कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये मतलब होता है कंसिस्टेंट का। तो पहले आप इस बात को लिख लीजिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a system of equations is said to be consistent if its solution, अब वो सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, और वन और मोर भी हो सकता है, एग्जिस्ट। तो आपके पास अगर कोई भी कंसिस्टेंट सिस्टम कहे तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन होंगी, या तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो उनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तभी उनको कंसिस्टेंट कहा जाता है। दूसरा टर्म देखिए क्या है। दूसरा टर्म है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। दिस इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसका मतलब भी बच्चों समझ लीजिए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है a system of equations, a system of equations is said to be inconsistent if its solution does not exist, ये इसका मतलब होता है। तो ये कोई भारी भरकम चीज नहीं है, काफी आसान सी चीज है जिसको आप समझ गए। अब बच्चों, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले छोटा ही लेते हैं फिर बड़ा कर देंगे। एग्जांपल जैसे हमने लिखा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अभी दिखाते हैं। तो आपके पास बच्चों में एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लेकिन इनको सॉल्व जनरल तरीके से नहीं करना है, यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इक्वेशन है 5x + 2y = 1, और दूसरी आपकी इक्वेशन है 3x + 2y = 7। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है, इन्हें आपको सॉल्व करना। तो सबसे पहले, ये तो बहुत अभी मैंने इजी क्वेश्चन दिया है। जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। बच्चों, मैट्रिक्स के समय पे मैट्रिक्स बोलना। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर जो है, अच्छा पहले नोट कर लो। अच्छा नोट कर लो, चलो ठीक है। वैसे इन डेफिनेशंस में कुछ खास काम नहीं किया है मैंने, बहुत आसान सी डेफिनेशंस है, दो बार समझा भी दिया। सर इनकी वैसे भी तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैट्रिक्स के ना करें तब भी वैल्यू निकाल लें, क्योंकि सर एमसीक्यू पेपर होगा ना इस वाला। तो हाँ बेटा, बच्चों को पूरे सेम आईडी सेम नाम से आएगा, कहाँ तक हम मना करेंगे? तो अगर आगे चला जाएगा तो हम आगे 3 ही तो सेम आईडी सेम कोई हम क्या करें? अच्छा, कृपया करके शांति का सहयोग दें सभी लोग। ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हम तो मोबाइल किसके यहाँ से आवाज माइक ऑन सर, जगमीत सर, होस्ट का माइक ऑन।
प्रताप यादव के नाम से आया ऐसे था, कैसे तो होगा? बकायदा आईडी बन जाएगी, कुछ तो डाले। अच्छा मैंने कर दिया उनको। सर ऊपर स्क्रॉल कर दिए इनका। तो आपके पास बच्चों ये दो इक्वेशंस दी हैं, जरा सबसे पहले देखिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं। 2 5 3 2। सबसे पहले हमने इन दो इक्वेशन से एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म किया, जो उसके कोफिशिएंट्स है ना उससे। ये देखो ये 2 और 5, ये देखो 2 और 5, फिर देखो 3 और 2, ये देखो 3 और 2। इससे मैंने एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लिया, ठीक है। क्योंकि मैं इन इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला हूं, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैं एक तरीका बता रहा हूं। और ये मत कहो कि हम बार बार वैसे कर लेते हैं बचपन वाले तरीके से। ये बेटा हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को उसी से करना है। अभी बचपन वाले तरीके से तो बहुत कुछ हो सकता है। ओके, ये 1 और ये 7, ठीक है बच्चों। अब हमने इन दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो कैसे करते हैं, मैं लिखेंगे ax इक्वल टू बी। ध्यान से देखो, ax इक्वल टू बी अगर हम लिखते हैं तो आपके पास यही इक्वेशंस बन जाएंगी, चाहे आप करके देख लीजिए। a आपका गिवन है, x भी आपका गिवन है, b भी आपके पास गिवन है। तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करके एक ही बार में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ax इक्वल टू बी। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप लिख के भी देख सकते हैं। देखो a का ऑर्डर क्या है? यस सर, यही आ रहा है। a का ऑर्डर है 2x2। आपका 2 क्रॉस 2, ठीक है। x का ऑर्डर क्या है? x का ऑर्डर है 1 कितना, 2 क्रॉस 1, और b का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो ध्यान से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों Yes, वैल्यू sir. सेम है, और मल्टीप्लाई होकर के 2 क्रॉस 1 ऑर्डर आना चाहिए, वो पहले से दिया हुआ। तो अगर हम इनको इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ax इक्वल टू b, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख लो। इसका मतलब यहाँ से आपको अगर x निकालना हो, यानी कि x, y का पेयर निकालना हो, तो x आपका होगा a इनवर्स b। x क्या होगा आपका? a इनवर्स b। और उसके बाद आप a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दोगे। a इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ये हो गया, ठीक है। x होगा a इनवर्स b, तो a इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, अब सारी वैल्यूज आप निकालते चले जाओ, आपके पास फाइनली एक्स वाई का पेयर आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको एक्स वाई निकालने हैं तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, जरा इसका कैलकुलेट करो। वो आएगा 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 -11। -11। ध्यान से देखो बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद बच्चों मेरे को एडजॉइंट चाहिए, तो ये तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। सबसे पहले ऐसे लिख लो, फिर ब्रैकेट बना लो, फिर यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि 1 + 2 2 + 1 3 ही होता है। और यहाँ पे आएगा 2, देख लेना यहाँ पर, किसी को दिक्कत है तो 1 मिनट यहाँ पर देख ले, 1 सेकेंड। अगर C11 लिखना है तो पहली रो पहली कॉलम गई, क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। और C12 लिखना है तो पहली रो दूसरी कॉलम गई, सिर्फ 3 बचा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा। तो ये वैल्यू आ गई 2, ये वैल्यू हो गई -3, ये वैल्यू हो गई -5, और ये वैल्यू हो गई, ठीक है। मैंने कोफैक्टर से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? x इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a एडजॉइंट a इंटू b। तो हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख रहे हैं बच्चों, जरा 1 मिनट देख लेना, हम एक ही स्टेप में सब लिख देते हैं। हमें x जो लिखना है वो लिखना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a तो लिख ही सकते हो ट्रांसपोज लेकर के। चलो कैसे लिखेंगे? 2 - 3 -5 2, 2 - 3 -5 2, और इससे किसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करना है b से।
यही था ना, x इक्वल टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स हो गया 1 अपॉन मॉड a इनटू एडजॉइंट a, और b क्या है आपका 1 और 7, ठीक है। और बच्चों ये जो x है ना, उस x की जगह आप xy लिख दो, तो आपको xy समझ में भी आएगा कि xy निकल रहा है, क्योंकि कैपिटल X की वैल्यू ये थी। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं यार। ये मल्टीप्लाई, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में ध्यान से देखना। सर -33/11। यस तो बच्चों ये 2 क्रॉस 2 है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 क्रॉस 1 से, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई होने पर 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ही आएगी। तो जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो वो मल्टीप्लाई एक मिनट देख लेंगे। 2 इंटू 1 और -5 इंटू 7 ये आएगा, पहली रो का काम खत्म। उसके बाद -3 इंटू 1 फिर 2 इंटू 7, इस तरह से आएगा। तो एक बच्चे ने बताया अभी कि यहाँ पर -33 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा। उसके बाद बच्चों एक्स वाई निकाल लो जब यहाँ तक पहुंचे हो। ये जो है ना -1/11, उसको अंदर डाल दो। -1 जो है ना, उसको अंदर डाल के डिवाइड कर दो जरा। 3/-1 3 और -2। तो देखो बच्चों, आपने x की वैल्यू निकाल ली 3 और y की वैल्यू निकाल ली -1। तो इस तरह से बच्चों आपने निकाल लिया अपना फाइनली आंसर। लेकिन जो आंसर आपने निकालना है वो ऐसे ही किया जाता है क्वेश्चन, आप अपना कोई नया मेथड मत लगाइएगा, ऐसे ही करते हैं। वेट करो भाई, वेट करो, पहले यहाँ तक तो कराएं। 3 क्रॉस 3 पेपर में सर पेपर में लिख के आएगा कि इसको मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व करना। हाँ लिखा रहता है बिल्कुल। नहीं तो सर ऐसे आएगा तो एलिमिनेशन। हाँ लिखा रहता है बेटा, बिल्कुल लिखा रहेगा। तो इसका फायदा क्या है सर, जब एलिमिनेशन से 2 लाइन में हो रहा है? यस सर। अरे फायदा क्या यार, फायदा तो हमको भी नहीं पता कितना सारा पढ़ने से क्या फायदा है। तो ऑब्जेक्टिव है। हाँ है तो ऑब्जेक्टिव ही पेपर, लेकिन ये सब आपको एडवांस के पेपर में काम आएगा, IIT मेंस वाले पेपर में काम आएगा, और भी पेपर दोगे वहां पे काम आ जाएगा। मेंस भी ऑब्जेक्टिव है सर, उसमें कैसे काम आएगा? आता है बेटा, बताएंगे क्वेश्चंस में। जब तक एडजॉइंट निकालना नहीं आएगा तो कैसे करोगे। चलो ओके बच्चों, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हमको थोड़ा सा आगे काम करने दो, आगे भी करना है। ये सर करेंगे। अच्छा भाई, इतने मैसेज डाल दिए, रुको रुको कर रहे हैं अभी, वेट करो 1 मिनट बच्चों। ये लिख लो क्योंकि आप लोग लग रहा है भूल जा रहे हो, मैं लिखवा देता हूँ, 1 मिनट वेट करो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है तो आप लिख देना यार ये तो बता चुके हैं, कितनी बार बताएं, एक और पॉइंट लिखवा देते हैं। क्या पूछ क्या रहे हो? अच्छा तो अभी बाद में लिखवाते हैं। चलो बच्चों पहले क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। चलो बच्चों, अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक आपके पास ये इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, और तीसरी इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो बच्चों आपको इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब आपके ऊपर है, सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और आपके पास पूरा टाइम है सॉल्व करने का। मैंने आपको पूरा मेथड अभी जैसे 2 क्रॉस 2 में बताया, वैसे आप धीरे धीरे 3 क्रॉस 3 में लगाइए। मैं रुका हुआ हूँ, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं करूंगा तो सर एक बात आंसर सुनिए देख लेते हैं। सर, हम ऐसे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपने वहाँ पे मतलब जो कॉमन लिया था तो 3 मतलब 2 और 5 लिया था ऊपर। अब मान लो मैं यहाँ पे जैसे -2 है तो मैं अभी भी 2 ले रहा हूँ, पर जब x लिखूंगा उसमें मैं -x लिख दूंगा, -y सॉरी। हाँ हाँ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने जैसे 2 क्रॉस 2 मेथड को सॉल्व करना आपको बताया, वैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है नहीं,
अब ये जो मैट्रिक्स बनेगी इन तीन इक्वेशन से वो बनेगी 3x3। तो आप धीरे धीरे करना चालू करिए। सबसे पहले इन तीन इक्वेशन से जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी पहले वो बनाइए, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए बच्चों। सॉल्व, तो क्या बना डिटर्मिनेंट भाई? ये मैट्रिक्स पहले लिखते हैं, इनसे क्या फॉर्म होगी? 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोग ने निकाल ली होगी जो कर रहे हैं पॉजिटिवली। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, कितनी आएगी? कुछ भी करो डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कितना है? पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करो आराम से। वन ये डिटर्मिनेंट 1 नहीं आएगा, -17 आ रहा है। -17 आएगा। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और -17 आ रहा है। 1 कहां से आ जाएगा बेटा? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और ये हो गया C33। चलो भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बच्चों ये बहुत ध्यान से करना होता है, नहीं करेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। पहले आप कोफैक्टर्स के साइन जरूर लगा लिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा खट खट 2 2 प्लस 2 -3 -1। यहाँ आएगा -1। ये आएगा 8 -8। ये आएगा -10 -10। ये आएगा 5 -5। ये आएगा -6 -6 -1 1। ये आएगा -1 -1 -9 9 7। ये निकल आए कोफैक्टर्स। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b। डायरेक्ट हम एक ही स्टेप में लिख देते हैं। पहले यहां तक आप भी चेक कर लो। इतना हम रुका है, हम रुके हैं अभी। पहले आप लोग भी चेक कर लीजिए। सर डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है।
तो बच्चों अब यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली x इक्वल टू a इनवर्स b लिख रहे हैं, इतना तक आपने कर लिया होगा। x इक्वल टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स को अब डायरेक्ट लिखते हैं, दिस इज 1 अपॉन मॉड a, और x की वैल्यू को भी लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज रहोगे। x का मतलब है xyz, x का मतलब है xyz। मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोग को? यस सर। चलो भाई, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 8 1 4, this is x सर y। x1 y2 z3। ओके, आपका आंसर सही है, बस कभी भी आंसर पे डाउट हो तो उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के एक बार क्रॉस चेक भी Yes, कर दीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फिर से इन्वॉल्व हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन आप ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। जिनको अभी भी नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन, वो ऐसे करेंगे कि पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर आगे का काम खत्म, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आएगा -17 -34 -51, और फिर ये -17 से अंदर जाके सबको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 2 3, वैल्यू आएगी 1 2 3। तो बच्चों यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया है, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। आपका फाइनल आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। किया आप लोग ने कि नहीं किया? यस सर, हो गया। ओके, जिन बच्चों ने नहीं किया वो उसको नोट करें, तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको फिर से आप एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करिएगा। क्वेश्चन मैं पूरा लिख के दे रहा हूँ ताकि आप भी हमारे साथ लिख लो, वरना प्रिंटेड फॉर्म में लगाएंगे तो आपका भी छूट जाएगा। लिखो मेरे साथ, द सम ऑफ 3 numbers, the sum of 3 numbers 6। तो एक बार सर ऊपर कर देना सर। अभी कर लेते हैं, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, लिखो, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर by 3, if we multiply third number by 3 and add second number to it, and add, फिर से लिख देता हूं, and add second number to it, second number to it, ठीक है। we get 11, we get 11 by adding first and third number, by adding first and third number, by adding first and third number, we get double of the second number, we get double of second number, represent it algebraically। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखा रहता है, वो ऐड के बाद represent it, अभी बता रहा हूँ, represent it algebraically। कहाँ से बेटा? और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड। फिर से पूरा पढ़ दे रहे हैं। The sum of 3 numbers is 6
if we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. उसके बाद है by adding first and third number, we get double of the second number. Represent it graphically and find the numbers using matrix method. क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आप लोग पता नहीं क्यों डर जाते हो, कहते हो ये कैसा क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का है, इतना बड़ा क्वेश्चन, छोड़ देते हो, लेकिन क्वेश्चन है काफी इजी। तो बच्चों जैसे आप करते हो ना नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब 3 नंबर की कहानी है, तो मान लो कि 3 नंबर वो x, y और z है। लेने दिए सर 2 मिनट। हाँ हाँ कर लो। ओके मैं रुका हुआ हूँ। ओके वेट कर लेते हैं। ठीक है अब आगे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया है कि 3 नंबर्स के बारे में कहानी है, तो 3 नंबर्स तो आप खुद भी लिख सकते हैं x, y, z, और पहले स्टेटमेंट लिखा है कि जो उसका जो सम है वो 6 है, ऐसा लिखा है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर बच्चों देखो उसके बाद पढ़ो, मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता हूँ दोबारा, जरा देखो ध्यान से। इसमें लिखा है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, तो थर्ड नंबर आपका z है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3z हो गया। एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, सेकंड नंबर आपका y2 है और z3 है सर। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चों जो उसमें कहानी लिखी है, अगर आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो वो दूसरी इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी। उसके बाद लिखा है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ये बच्चों फर्स्ट और थर्ड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है डबल ऑफ द सेकंड नंबर। ये आपकी, इसको सही से लिख लो जरा, 2y x - 2y + z = 0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब बच्चों ये तुमने एल्जेब्रिकली तो लिख दिया है, अब क्या तुम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कौन सा बड़ा गेम है, कुछ भी नहीं है। क्या 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स से सॉल्व करने का मेथड तो अभी मैंने आपको बताया है। सारा काम आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले, आप खुद से भी कर सकते हैं। आप लिखिएगा ax = b, दैट मींस x = a इनवर्स। ठीक है बेटा। अब बच्चों यहाँ पर सारी बातें बताई हैं, तो अब हम इतनी बार क्या रिपीट करें। a इनवर्स होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और ये b। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सब बच्चे सॉल्व कर ले। यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी और z की वैल्यू 3 आएगी। यस सर। तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और भी आपके पास बुक्स में दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख करके आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि डर के मारे छोड़ दो कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एक और करा दे। अच्छा चलो, अच्छा एक और कर लो। इसको नोट कर लेना पहले, ऐसा ना हो कि एक और करने के चक्कर में यही वाला ना कर पाए। कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 4 kg ऑनियन, ठीक है, 3 kg व्हीट। द कॉस्ट ऑफ, लिखो मेरे साथ,
4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice and 2 kg rice is rupees 60 is rupees 60. मैंने 60 डिग्री लिख दिया, वो डिग्री नहीं है, rupees 60. The cost of 2 kg onion, 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice and 6 kg rice is 90. ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी, है ना आसान, कुछ है थोड़ी नहीं, फिर से लिखो. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice and 3 kg rice is rupees 70. Find the cost of each item. Find the cost of each item per kg by matrix method. By matrix method. ये बच्चों आपका क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कर भी लिया होगा कई बच्चों ने. ऐसे मान लेना पहले कि 1 kg ऑनियन x रुपीस का है, 1 kg वीट y रुपीस का है और 1 kg राइस z रुपीस का है. तो 1 kg अगर x रुपीस का है तो 4 kg कितना हुआ 4x, 3 kg कितना हुआ 3y और 2 kg कितना हुआ 2z. इनका सम कितना हो जाएगा? This is 4x plus 3y plus 2z is equal to 60. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन. फिर बनी 2x plus 4y plus 6z is equal to 90. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. फिर बनी 6x plus 2y plus 3z is equal to 70. ये थर्ड इक्वेशन हो गई. ठीक है, 3 इक्वेशंस हो गई. अब बच्चों वैसे ही सॉल्व करना है. कैसे लिखेंगे? ax equal to b, x equal to a inverse b, यानी x is equal to 1 upon mod a into adjoint of a into b. किसी ने सॉल्व किया? पेशेंस रखो बेटा, अभी 15-20 मिनट में छोड़ देंगे, इसीलिए तो क्लास एक्सटेंड कर दी थी. 20 मिनट 20 मिनट और रुक जाओ, छोड़ देंगे. तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मैं आपको आंसर लिख के दे देता हूँ. हालांकि मेरी नीड तो नहीं है सॉल्व करने की, आप अपना आंसर चेक करो. x आएगा 5, y आएगा 8, z आएगा 8, z भी 8 आ रहा है. ये आपके आंसर्स होंगे. चेक कर लो आराम से. सर सेकंड इक्वेशन सही है सर, एक बार सेकंड इक्वेशन देख लीजिए. हाँ अभी चेक करते हैं. 2x plus 4y plus 6z, यही तो लिखा हुआ है. एक बार पढ़ देते हैं, तुमको इधर देखो, पढ़ देते हैं, वेट करो. देखो उसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat, 6 kg राइस इज 90. तो देखो वही लिखा है 2x plus 4y plus 6z equal to 90. जो उसमें लिखा है वैसे ही हमने इक्वेशन फॉर्म कर दी है.
तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर पहले ये आंसर चेक कर लीजिए नहीं। चेक कर लो। x आएगा 5, y आएगा 8, z आएगा 8। आराम से चेक करो, हम कोई जल्दी नहीं आंसर ही नहीं आ रहा सर, कह रहे वापस कर दीजिए सर, है। कर दीजिए सर, ये वाला क्वेश्चन हो नहीं। आंसर नहीं आया? अरे आएगा भाई आंसर, पता नहीं क्या कर दिया। थोड़ा सिंपलीफाई नहीं किया क्या इक्वेशंस वगैरह को? सर किया है। इक्वेशंस को सिंपलीफाई कर लेते हैं ना। यहाँ पर इधर देखो, जैसे आपकी जो है सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली हाँ सर वो तो इक्वेशन 2 से में डिवाइड देखो, हो गई। हाँ सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करो और उसके बाद यस क्वेश्चन सर को कर अपना दिया। स्टार्ट करो धीरे धीरे। जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही करो, घर पे कर लेना, अगले टर्न पे बता देना। ये 3 इक्वेशंस हैं, जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है मैट्रिक्स मेथड से। धीरे धीरे करो अपना, दौड़ो नहीं, रेस नहीं लगाओ। तो रेस लगाओगे तो नहीं निकलेगा। अच्छा इसको करते रहो, हम एक क्वेश्चन नीचे और प्रिंट कर देते हैं तब तक। वो क्वेश्चन इजी है और एग्जाम का भी है। ये जो अभी हमने क्वेश्चन कराए हैं ना स्टेटमेंट वाले, ये वैसे आते नहीं है, लेकिन हर जगह सिलेबस में है और टर्म 1 के भी सिलेबस में है, इसलिए मैंने आपको दे दिया है, वरना ये आते नहीं इस तरह से स्टेटमेंट में। मुश्किल ही है आए, लेकिन सिलेबस में है इसलिए करा दिया। करो करो, अभी हम रुके हैं, करो। बस हम नीचे एक दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। जिनसे ये नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो करो। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े फर्जी टाइप भी हमको लगते हैं, आते आते हैं नहीं एग्जाम में, बुक में सिलेबस में डाल देते हैं बस ये लोग। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अब तक बहुत टाइम मिल गया, ऊपर वाला तुम लोग ने कर लिया होगा। तो बच्चों आपके पास जिनका ऊपर वाला हो चुका है वो दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ सर भी ऊपर ध्यान। वाले क्वेश्चन के, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में सर आपके वो है आंसर है क्या, मतलब सॉल्यूशन में डिटरमिनेंट बता दीजिए और एडजॉइंट बता दीजिए। नहीं बेटा, सॉल्यूशन तो नहीं है हमारे पास इसका। ठीक है सर कल। कल लेना, नहीं तो हम बता देंगे अलग से। ये वैसे मैंने यार एनसीईआरटी से उठाया है, कोई भी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी उठा लो, कहीं ना कहीं दिख जाएगा तुम्हें। बच्चों आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये एक एमसीक्यू है और इस एमसीक्यू का आपको आंसर बताना है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, जहां पे थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में इंक्लूड है। आपको चारों में से बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट कहां से लेकर कहां तक लाई करेगा। पहला आंसर है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, बी पार्ट है 2 से इंफिनिटी, सी पार्ट है 2 से 4 और डी पार्ट है 2 से 4 क्लोज ब्रैकेट। डी है। तो एक बच्चे ने बताया कि सर इसका आंसर डी आएगा। तो पहले बच्चों 2 से 4 है। 2 से 4, तो 2 से 4 कैसा है, ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल? क्लोज।
क्लोज है। तो सभी बच्चों का आंसर वैसे सही आ रहा है, इसका आंसर सही डी पार्टी है। इसका सही आंसर वैसे डी पार्टी आएगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ऐसे कुछ टफ नहीं है क्वेश्चंस। बच्चों हम डिटर्मिनेंट तो निकालना नहीं बताएंगे, डिटर्मिनेंट आप अपने आप निकाल लो, चाहे जैसे निकालते हो। डिटर्मिनेंट आपका ये आएगा, चाहे आप एक्सपेंड करके निकालो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगा लो, डिटर्मिनेंट आएगा यही। ठीक है। अब बच्चों जो साइन थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों अगर हमें इस डिटर्मिनेंट की रेंज निकालनी है कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा, तो हम एक बार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू डाल देंगे जो कि 0 है। तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 2। और एक बार हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे 1, और ये बन जाएगा 4। तो बेटा इसका जो डिटर्मिनेंट है वो लाई करेगा कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 4 तक। ऐसे ही किया ना आपने? यस सर। ओके। बच्चों बस थोड़ा सा और वेट कर लो, ये मैसेज ना करो बार बार, कहा तो थोड़ा सा वेट कर लो, बस छोड़ देंगे क्लास। 15 मिनट और वेट कर लो, हम क्लास छोड़ देंगे। ब्रेक करके अगर दूसरी क्लास फिर से चालू करते ना, आप लोग की और बैंड बच जाती। इफ ए बी एंड सी, ध्यान से देखिएगा, इफ ए बी एंड सी आर थोड़ा सा डाटा एकदम समझ लें, ये एग्जाम का क्वेश्चन है जेई का। इफ ए बी सी आर n क्रॉस n, इसमें लिखा है n क्रॉस n, तो मैंने भी लिखा है n क्रॉस n मैट्रिसेस, एंड determinant of A is 2, determinant of B is 3, determinant of C is 5। ऐसा आपके पास गिवन है। ABC का डिटर्मिनेंट 2, 3 और 5 है। आपसे पूछ रहा है ये वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर B C इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बच्चों आपको पता नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी सी की पावर -1, इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा, जरा आप निकाल के चेक करो। निकालो, आराम से निकालो। तो कहोगे सर ये डिटर्मिनेंट को आपने डीईटी करके लिखा है, हमने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन वालों ने लिखा है। डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी बना सकते बी वाला होगा सर। ए 12 स्क्वायर by 5 12/5। ओके, हम चेक कर लेते हैं, टिक कर दिया हमने। बच्चों ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे पढ़ा है ना। अगर हम बी की जगह भी ए लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे बन जाएगा। यानी बच्चों ये ए स्क्वायर है क्या, और ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया, यानी ये दोनों बातें एक ही है। ध्यान से देखो, तो बच्चों ये इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर ये हो गया, बी ये हो गया, और सी ये हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को तुम बाहर ला सकते हो, ये ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, और इसको 1/, इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और बच्चों सारी वैल्यूज डाल दो, ये वैल्यू आपके पास 2 गिवन है, ये वैल्यू 3 गिवन है, और ये वैल्यू 5 गिवन है। 12/5 आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ढंग से पता हो, क्वेश्चन एक बार में खत्म।
क्वेश्चन एक बार में खत्म अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो। सर ये काम बताया था कि सी इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/c का डिटरमिनेंट। ओके, नहीं याद है तो बेटा ऐसे याद कर लो अभी, मैं लिख देता हूँ आपको अलग से। देखो सी इनवर्स समझ का गया। मतलब होता है, देखो सी इनवर्स का मतलब होता है 1/c, और अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लोगे तो 1 का डिटर्मिनेंट 1 होगा, सी का डिटर्मिनेंट c हो जाएगा। ऐसे समझ लो, वैसे है बहुत छोटी सी चीज, मतलब ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। सर अगर उसको वैसे करके लिखते 1/c डिटरमिनेंट t2 एडजॉइंट ऑफ सी इनवर्स, तो सर ऐसे मतलब तो बेटा मेरी एडजॉइंट बात ऑफ सी का समझो, तो मेरी बात समझो, ऐसा होता है बेटा कि सी इनवर्स को अगर तुम लिखोगे 1/mod c इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, तो एडजॉइंट ऑफ सी तुम कैसे निकालोगे? क्या तुम्हारे पास यहाँ पर सी मैट्रिक्स गिवन है? क्या नहीं गिवन है ना? जब सी मैट्रिक्स गिवन ही नहीं है तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, और प्रॉपर्टीज को यूज करके ही क्वेश्चन करना है। तो सर ऐसे तो एडजॉइंट ऑफ सी की वो 1 आ गया तो रिटर्न तभी तो हो पाएगा ये। सी इनवर्स, यस बेटा, यस। तो बच्चों अभी हम आपको और भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है, अभी और भी बता रहे हैं। वो प्रॉपर्टी अभी आप लोग नए नए हो ना, तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी अभी इतनी कंफर्टेबल नहीं लगेंगी, वो धीरे धीरे हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी ज्यादा है काफी। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक और प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कराता हूँ, वो भी आप पहली बार ही कर रहे होंगे, इसलिए आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, परेशान मत होना, बता देंगे। 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1, ठीक है। आपको पता है आप किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको निकालना है। ये क्या है? क्योंकि सर ये आपने हमको पढ़ाया था, ये कल ही सर आपने पढ़ाया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? ये मैंने कल आपको प्रॉपर्टी में लिखवा दिया। एडजॉइंट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर, नहीं, एडजॉइंट नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-1 का, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए, हाँ सॉरी एडजॉइंट। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो बच्चों ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसका आप क्या करो, पहले इस मैट्रिक्स जो गिवन है इसका पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद चेक करो इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3 ऑर्डर है इसका, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 ऑर्डर है, और पावर में 3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 कितना हुआ 2, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, यानी आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसकी पावर में 4 डाल दो, वही इसका आंसर है। देखो अगर आपने कल लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो फिर भैया मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, अगर लेक्चर अटेंड किया है तो फिर आप कर सकते हो उसको। सर आंसर क्या है? आंसर डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? 14 है। 14. हाँ 14 आएगा, तो इसका आंसर है 14 की पावर 4, ये इसका आंसर है। Yes. अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो फिर हमारी तरफ से अभी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। कल वाला लेक्चर देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर यूनिट मैट्रिक्स, बच्चे सारे पैकेज के क्वेश्चंस हैं जो मेन है सब एग्जाम के। ये देखो, इफ ए एंड बी आर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 4x4, ये देखो 4x4 है, लेकिन 4x4 का कैसे यूज होगा? देखो आपको इवैल्यूएट करना है 3ab का स्क्वायर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर से रिपीट करता हूं, इफ ए एंड बी आर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 मतलब 4x4, then determinant of 3ab square is equal to, तो कई लोग बच्चों कंफ्यूज करने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन ना बना के DET लिख देते हैं, तो DET से कंफ्यूज मत होना, DET का मतलब इसके ऊपर मॉड यानी डिटर्मिनेंट लगाना है। तो इसका किसी ने आंसर निकाला? बहुत आसान है। ओके, किसी बच्चे ने इसका आंसर निकाला है, वो कह रहा है 3 की पावर 4, लेकिन
उसको शायद प्रॉपर्टी पता है बच्चों, ये ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था अगर आप के ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो बच्चों अगर आपके पास यहाँ लिखा है 3, हाँ हाँ वेट करो बेटा, एक सेकंड वेट करो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ लिखा है 3ab का स्क्वायर ऊपर डिटर्मिनेंट लगा। तो बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जो k होता है वो ऑर्डर को लेकर के बाहर निकलता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 4 है। तो ये जो 3 है ना वो k की तरह ट्रीट हो रहा है, तो वो 3 की पावर 4 में होकर के बाहर निकलेगा। और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर, और स्क्वायर आप बाहर कर दोगे तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि अभी बताई थी प्रॉपर्टी। और 3 की पावर 4 क्या होता है, वो 81 होता है। और ये दोनों क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर कितना आया, 81 आया। दिस इज योर आंसर। नहीं समझे? समझ गए। सर बस ये तो सर ए में भी तो मल्टीप्लाई हुआ, बी में भी मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। अरे सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझने की ये कोशिश सर करो। समझ गए सर क्या बोल। यहाँ पर बच्चों एक ही 3 लिखा हुआ है, 2 3 नहीं लिखे हुए हैं। मतलब एक 3 होगा तो वो एक ही मैट्रिक्स के अंदर गया है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो 3 को आपने सोच लिया कि वो 3 इंटू 3 है तो हम ए के अंदर भी ले जाए, फिर बी के अंदर भी ले जाए, फिर बी स्क्वायर है इसको भी अंदर ले जाए। ऐसा नहीं है। वो तो जब 3 इंटू 3 इंटू 3 होता तो हम ऐसा करके अंदर ले जाते हैं उसको, लेकिन ये तो एक ही 3 है ना, एक 3 तो एक ही मैट्रिक्स के अंदर गया होगा। तो वो 3 3 3 जब बाहर निकला होगा तो 3 की मतलब ऑर्डर के बराबर आता है, तो 3 की पावर 4। अगर आप इसको भूल गए तो आपको लेक्चर्स एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, याद आ जाएगा। अब इसके बाद जो बच्चों हम लोग आखिरी क्वेश्चन लेंगे वो आज का ही आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसको करने में समय लगेगा, इसलिए तो आपको सिर्फ 12:15 बजे मैं पक्का छोड़ दूंगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मैं थ्योरी को भी लेकर कवर करूंगा और उस क्वेश्चन को भी कवर करूंगा, क्योंकि मैं उसकी थ्योरी मैंने आपको नहीं बताई थी जानबूझ के, क्योंकि मेरे को वहां पर समझाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती, इसलिए मैंने वहां थ्योरी इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन मैं अब थ्योरी इंक्लूड कर रहा हूँ उसकी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए आप लोग सभी बच्चे, पहले क्वेश्चन आराम से नोट करें, एक एग्जांपल डाल दें और ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए आपके पास गिवन है a+2b, मेरी बात सुनो भाई ध्यान से, पहले आपके पास गिवन है a+2b, तो a+2b मैट्रिक्स है आपकी 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1, ठीक है। फिर आपके पास एक और मैट्रिक्स भी गिवन है, वो है आपकी वो है आपकी 2a - b। एक दूसरी मैट्रिक्स भी गिवन है, वो है 2a - b। एक मैट्रिक्स है a+2b, उसका नाम है, दूसरी मैट्रिक्स जो है उसका नाम है 2a - b, और वो है 2 -1 5 2 -1 6 0 1 2। बच्चों ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसमें आप ट्रेस सीखने वाले हो। ट्रेस का मतलब क्या होता है, छोटा सा मतलब होता है, लेकिन सीखोगे यहीं पर। बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है, देन ट्रेस, ओके यार आखिरी में बस पेशेंस रखो, तुम लोग का टूटने लगता है। ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b ये क्या होगा। तो बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रेस लेना होता है तो ट्रेस का मतलब ये होता है कि उसका जो ये वाला डायगोनल होता है, देखो जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, जस्ट वेट करो मैं अभी आपको इंडिकेट करता हूँ। जैसे आपके पास a+2b है, तो a+2b मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस लेंगे तो ट्रेस का मतलब होता है कि हम उसके डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करते हैं। अगर हमें 2a - b है, अगर हमें उस मैट्रिक्स का ट्रेस लेना है तो जो मैं डायगोनल आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूं, मैं उस डायगोनल के एलिमेंट्स का सम कर दूं।
तो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा। बस इतना सा मतलब होता है जिसको लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूं कि आपको कैलकुलेट करना है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो ज्यादातर बच्चे करते कैसे, मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। बच्चे ऐसा करते हैं कि कहते हैं सर ये तो दो इक्वेशंस हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इन दो इक्वेशन से ए और बी यानी कि दो मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे सॉल्व करके। हम क्या करेंगे सर, जो दूसरी मैट्रिक्स है ना उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ जाएगी, और मैट्रिक्स ए डाल देंगे तो फिर मैट्रिक्स बी आ जाएगी इक्वेशन से। उसके बाद हम दोनों की ट्रेस निकाल करके दोनों को माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने अभी सोचा, लेकिन आप हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी प्रॉपर्टीज भी यूज कर लो, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर याद रखिए, अगर ट्रेस के अंदर लिखा है k1a प्लस माइनस k2b, ध्यान से देखिए, अगर ट्रेस के अंदर लिखा है k1a प्लस माइनस k2b, k1 k2 कांस्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हो k1 टाइम्स ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस k2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेस की। ट्रेस एक और बार बता दीजिए। हाँ, वो तो अभी क्वेश्चन में करेंगे ना, क्वेश्चन में देखो अभी। तो बच्चों अब आपके पास ये तो प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब बच्चों आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका आपको ट्रेस बताना है। ट्रेस आपको निकालना है, a प्लस 2b मैट्रिक्स का ट्रेस बता सकता है कोई बच्चा कितना होगा? a प्लस 2b मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे बताया था मैंने कि इसके -1 डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो 1 प्लस 1 माइनस 3, 1 प्लस 1 माइनस 3 कितना हुआ? 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हुआ? -1। ये बन गया। अब आप इसको ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक करोगे? ये ब्रेक हो जाएगी ट्रेस ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो फिर से एक काम करें, जो दूसरी मैट्रिक्स गिवन है, कौन सी? ये वाली। अब हम इस पे ट्रेस लेंगे, तो चलो ट्रेस लो। इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस लेंगे, मैट्रिक्स का नाम क्या है? 2a माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होगा? वो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा। तो जब डायगोनल के एलिमेंट्स का सम करोगे तो आएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3। और उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू 3। तो बच्चों ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आप कहोगे सर पूछा क्या गया है? पूछा गया है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, ये तो पूछा गया है। कहोगे सर ये तो हो जाएगा, अब आपके पास इक्वेशंस ही बन गई हैं। वैसे एक काम कर लो, देखने में डर लगता है तो ट्रेस ऑफ a को थोड़ी देर के लिए x मान लो और ट्रेस ऑफ b को थोड़ी देर के लिए y मान लो, ठीक है। तो आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? x प्लस 2y इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या कोई बच्चा है जो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है? यहां से x और y मेरे को कोई बता सकता है? तो ट्रेस का मतलब कुछ नहीं होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस लेते हैं तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस वाली मैट्रिक्स का ट्रेस चाहिए तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। दूसरी वाली का चाहिए, हाँ अभी मैं चेक कर लेता हूँ। तो बच्चों एक बच्चे ने आंसर ही फाइनल बता दिया कि आंसर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है उसकी। तो बच्चों अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ से x आएगा आपका 1 और y आएगा -1, और आपको निकालना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b निकालना है। ट्रेस ऑफ a है x और ट्रेस ऑफ b है y, यानी कि ये हो गया 1 और ये हो गया -1 और आंसर आ गया आपका 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। और मैंने कहा था कि मैं 12:15 बजे आपको छोड़ दूंगा 100%। अब देखिए कितने लोगों में पेशेंस था। देखो सिर्फ 5 बच्चे छोड़ के गए, बाकी बैठे। 5 बच्चों का पेशेंस ब्रेक हो गया। ले एक आ गया वापस। ओके बच्चों, समझ में आया कैसे किया? ट्रेस का मतलब मैंने आपको बता दिया।
ट्रेस को यूज करके क्वेश्चन कैसे किया ये भी मैंने बता दिया। इसके ऊपर हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा, दिस इज अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस के क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं, ये उनका तरीका होता है करने का। ट्रेस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। और बच्चों 1 मिनट अभी बचा है ईमानदारी का, तो मैं 1 मिनट को और यूज कर लेता हूँ। सिर्फ ये बता देता हूँ, अगर आपके सामने गलती से कोई लिख दे कि इनवॉल्यूंटरी, ध्यान से देखो, कोई अगर आपके पास गलती से लिख दे कि मैट्रिक्स इनवॉल्यूंटरी है, तो आप उसमें घबराइएगा नहीं। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है तो दैट मींस उसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। समझ गए? कोई गलती से अगर तुम्हारे सामने इनवॉलंटरी मैट्रिक्स लिख दे तो ऐसा ना हो क्वेश्चन छोड़ के चले जाओ। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इस क्वेश्चन में ये यूज कर लेना कि ए स्क्वायर जो होता है वो आई के इक्वल होता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको इंडिकेट कर दिया। हाँ, इनवॉलंटरी वाला फिर दिखा दीजिए लिखो। क्या दिखाते हैं इसमें बेटा? तो इनवॉलंटरी वाला फिर से बता दीजिए, इनवॉलंटरी जो बता रहे थे। हाँ, इस ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगी। दैट मींस ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये रिलेशन है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्लास यहाँ से, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कुछ छूटा है क्लास ओवर है। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। Thank you.